अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप मुझे भेज सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बने। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे जब मुझे एक नया घर लेना पड़ा। मैं और मेरी बीवी राबिया कराची के एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन जगह छोटी थी और राबिया हमेशा कंप्लेन करती थी कि एक बड़ा घर होना चाहिए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी उतनी भी बुरी नहीं थी कि एक बेहतर घर अफोर्ड ना कर सकूँ, लेकिन नए घर का ख्याल मुझे हमेशा थोड़ा डराता रहा है। पता नहीं क्यों मुझे नए घर में बसने का आइडिया कभी पसंद नहीं आया, लेकिन राबिया की खुशी के लिए मैंने एक अच्छा एरिया ढूंढना शुरू कर दिया। क्लिफ्टन, गुलशन जैसे कई जगहें देखी, लेकिन जो घर हमें सबसे बेहतर और बजट में लगा वो एक पुरानी कॉलोनी में था। उस कॉलोनी का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। वो एरिया थोड़ा सुनसान था, लेकिन घर बहुत ही स्पेशियस था। 3 बेडरूम्स, एक बड़ा लाउंज और एक खूबसूरत सा लॉन भी था। सब परफेक्ट लग रहा था। बस एक बात अजीब थी। जब मैं और राबिया पहली दफ़ा इस घर को देखने गए तो एक पड़ोसी, एक बूढ़ा अंकल जो फ़ौरन सामने वाले घर से निकला, हमें अजीब तरीके से देख रहा था। वो जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा घर अच्छा है लेकिन हर जगह किसी के लिए नहीं होती। उस वक्त मुझे लगा शायद बस पुरानी सोच वाले अंकल हैं जो नए लोगों को पसंद नहीं करते। मैंने बात ज़्यादा सीरियसली नहीं ली और घर ले लिया। शुरू के कुछ दिन, पहले 3-4 दिन सब कुछ ठीक था। हम नए घर को सेट कर रहे थे, नए फर्नीचर और नए पर्दे लगा रहे थे। राबिया खुश थी और बस ये देखकर मुझे भी सुकून मिल रहा था। लेकिन छठा दिन आते ही अजीब चीज़ें शुरू हो गईं। सबसे पहला वाक़या एक रात को हुआ जब राबिया किचन में रात के तकरीबन 12 बजे पानी लेने गई थी। वापस आई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। किचन की विंडो के बाहर कोई खड़ा था। मैंने फ़ौरन जाके चेक किया, कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने कहा कि शायद कोई वहम या दरख्त का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन राबिया ज़िद कर रही थी कि उसने सच में किसी को देखा है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरी रात जब मैं लेट नाइट ऑफिस से वापस आया तो मुझे खुद घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था तो मुझे क्लियर आवाज़ आई। कोई अंदर से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। कोई अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं एकदम से जम गया। मुझे समझ नहीं आया कि अंदर कोई कैसे हो सकता है। राबिया तो अपने माँ के घर गई थी। मैंने हिम्मत की और धीरे से अंदर घुसा। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे लगा शायद कोई चूहा या जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज से गुजरा एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। और ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये एक अजीब बुरी तरीके से गुनगुनाने वाली औरत की हंसी थी। मुझे लगा शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा दरवाज़ा धीरे से हिलता नज़र आया, जैसे कोई अंदर से इसे धक्का दे रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें बढ़ गईं। कभी बेड के नीचे से गिरती चीज़ों की आवाज़ आती, कभी रात के 3 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी राबिया को लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब मैं और राबिया सो रहे थे तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सिर के बिल्कुल करीब खड़ा है। जब अचानक आँख खुली तो एक परछाई सी दिख रही थी बिल्कुल बेड के पास, लेकिन जैसे ही मैंने बेड के पास वाला लैंप जलाया वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद राबिया ने ज़िद पकड़ ली, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये घर ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा था, इसलिए मैंने पड़ोसी अंकल से दोबारा पूछा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा इस घर में जो पहले रहता था
उसकी बीवी ने यहाँ अपनी जान दे दी थी। रात के 3 बजे अब भी उसकी रूह घूमती है। और ये सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसी दिन हमने फैसला किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमने नया किराए का घर ढूंढ लिया। और जब हम फाइनल दिन अपनी चीज़ें पैक कर रहे थे तो घर के एक कोने से एक पुरानी तस्वीर मिली। एक औरत की तस्वीर जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे राबिया के कहने पर किचन के बाहर कोई था। उसकी आंखें सीधा जैसे हमें घूर रही हों, जैसे कह रही हों तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते अब। आज भी जब कभी कभी रात के 3 बजे आँख खुलती है तो महसूस होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। उस घर से दूर चले गए हैं हम, लेकिन आज भी लगता है कि कोई ना कोई हमारे आसपास ही है। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं शुरू में ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। मैं इस वक्त एक किराए के घर में रहता हूँ जो मेरी फैमिली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये शायद आप मेरी स्टडी की वजह से कह लें या कोई और मसाइल की वजह से, लेकिन मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता। मेरी माँ और भाई हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और मेरे वालिद अभी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। मेरा भाई एक ज़हनी बीमारी का शिकार है जो कभी कभी उसे नाकाबिले पेशगोई बना देता है। वो अभी स्कूल में है जो मामलात को और भी मुश्किल बना देता है। पिछले साल जब मेरी फैमिली ने नया घर शिफ्ट किया था तो मेरी माँ ने वहाँ अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी थी। घर में शिफ्ट होने से पहले मेरी माँ और मेरी माँ की कुछ दोस्तें घर साफ़ करने के लिए गई थी। जब वो साफ़ सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर दरवाज़े के ऊपर एक अजीब सी सुर्ख रंग की 3 कोने वाली स्टिकर लगी हुई है। शुरू में उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, मगर मेरी माँ के दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। जब उन स्टिकर को हटा दिया गया तो माँ को महसूस हुआ कि जैसे कोई बड़ी गलती कर दी हो उन्होंने। इसी वक्त पंखों ने खुद ब खुद चलना और बंद होना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने जिसे हायर किया था, यानी एक पेंटर जो घर में पेंट कर रहा था, वो घर के अंदर अकेला दीवारें पेंट कर रहा था जब मेरी माँ खाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने पेंटर को मैसेज भेजा कि वो वापस आ चुकी हैं। कुछ देर बाद उनको एक अजीब सा जवाब मिला, बस रुक जाओ। ये जवाब न सिर्फ बदतमीज़ी थी बल्कि बहुत अजीब भी लगा। माँ ने सोचा कि शायद वो वाशरूम में होगा। कुछ देर बाद जब माँ ने फिर नॉक किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब वो निकलने लगा तो माँ ने कैजुअल तरीके से पूछा कि क्या उसने पहले नॉक की आवाज़ नहीं सुनी थी। और जो मैसेज उन्होंने उसको भेजा था उन्होंने उसके बारे में भी पूछा। उस पेंटर ने हैरत से कहा, मैंने तो आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया और मुझे नॉक की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। मैं अपने मोबाइल पर म्यूज़िक चलाकर पेंट कर रहा था। माँ के रोंगटे खड़े हो गए। इस घर में अगला वाक़या तब हुआ जब पूरी तरह से इसकी रेनोवेशन मुकम्मल हो गई थी। माँ अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ पहुँची मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो दोनों मिलकर ज़ोर लगाने लगी और फिर अचानक दरवाजे की दूसरी तरफ से 3 बार नॉक की आवाज़ आई, जैसे वहाँ से किसी ने ज़ोर से 3 बार दरवाज़ा खटकाया। जब उन्होंने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। पड़ोसियों से इसके बारे में कुछ पता चला कि इससे पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकी थी यहाँ पर। घर में अजीबोगरीब और ना समझने वाले वाक़यात रोज़ होते रहते थे। जब माँ और भाई ने वहाँ रहना शुरू किया तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। घर में जो भी था वो मेरे भाई में कुछ ख़ास दिलचस्पी लेने लगा था। वो अक्सर सुनता था कि कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है
जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। ये सब अभी भी चल रहा है। कुछ और अजीब बातें जो घर में होती हैं। घर की चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जाती हैं या इधर उधर हो जाती हैं। पानी के नल के खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। छत पर से रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दीवारों पर बिला वजह खराशें पड़ जाती हैं। माँ का सब्र अब जवाब दे चुका है। वो इस भूत बंगले से निकलने का इरादा कर चुकी हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं ये निकलना किसी और बुरे वाक़ये का सबब ना बन जाए। जो भी मेरे भाई को टारगेट कर रहा है, शायद वो अब उससे सिर्फ खेल नहीं रहा, शायद अब वो अपनी असली चाल चलने वाला है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं ये अपना वाक़या सुनाने से पहले अपनी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मेरे वालिद और वालिदा अलग हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे कभी वालिदा के घर कभी वालिद के घर आना जाना लगा रहता है। मेरी वालिदा लाहौर के एक पुराने इलाके इशरे में रहती हैं, एक 2 मंजिला मकान में। मेरे वालिद बहुत बीमार थे, इसलिए मेरा ट्विन भाई और मैं कुछ अरसे के लिए मेरे वालिद के पास रहने लगे, जब तक कि अब्बू की तबीयत बेहतर ना हो जाए। मेरे पास अपना कोई कमरा नहीं था वहाँ पर। मेरा भाई दानिश और मैं अपने एक कज़न फैज़ान के साथ ऊपर वाले कमरे में रहने लगा। मेरे वालिद हालवे के आखिर वाले मास्टर बेडरूम में रहते थे, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ एक कमरे में सोना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं नीचे ड्राइंग रूम के सोफ़े पर सो जाता था। मुझे हमेशा उस घर से अजीब सी बेजारी महसूस होती थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक गर्मियों की रात हम लेट घर आए, सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए और मैं सोफ़े पर लेट गया। मैं धीरे धीरे नींद की गहराइयों में चला गया। रात के किसी हिस्से में मेरी आँख खुल गई, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी ने सोफ़े से खींच लिया हो। मुझ पर एक अजीब सी घबराहट छा गई थी। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल जम सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी भारी चीज़ मेरी सीने पर रख दी गई हो। मैं जितना भी ज़ोर लगाता कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक बर्फ़ जैसी ठंडी हवा मेरे पास से होकर गुजरी। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। ना चीख सकता था, ना हिल सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही है। फिर एकदम वो वज़न उतर सा गया और मैं झटके के साथ उठकर बैठ गया। ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर चुपचाप दोबारा लेट गया। मैंने किसी से इस वाक़ये का जिक्र नहीं किया। मुझे लगा शायद ये कोई बुरी नींद थी या एक स्लीप पैरालिसिस था। कुछ महीने गुजर गए, लेकिन एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी और बिजली गिर रही थी, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और मैं अपने काउच पर लेटे लेटे नींद के करीब था। मेरी नज़र किचन की तरफ गई। किचन के एक बिल्कुल ही दाएं तरफ एक छोटा सा सन रूम था, जहां वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखी हुई थी। अंधेरे में मेरी आंखें एडजस्ट हो रही थी, तभी मुझे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। एक काली सिलवटदार परछाई किचन और सनरूफ के दरमियान तेज़ रफ्तारी से चक्कर काट रही थी। वो कोई इंसान जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका जिस्म धुंधला था, जैसे हवा में घुल रहा हो। वो सनरूफ और किचन के दरमियान घूम रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैं एक पत्थर की तरह बेहरकत पड़ा रहा, बस उस चीज़ को देख रहा था और मेरी सांसें तेज़ हो रही थी। बस 5 मिनट तक वो वहीं थी और फिर अचानक वो हवा में घुल गई। मुझे ऊपर वाले कमरे में जाना था, लेकिन उसके लिए मुझे किचन से गुजरना पड़ता। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं वहाँ से हिला तक नहीं और बिस्तर की रज़ाई अपने सिर तक खींच ली और फिर नींद में चला गया। अगली सुबह मैंने सबसे पूछा कि क्या रात को कोई नीचे आया था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सब ने कहा कि शायद मैं कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। इसके कुछ दिन बाद ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरे वालिद भी बहुत बीमार थे, तो दानिश और मुझे कुछ अरसे के लिए अपने दादी के पास ही रहना पड़ा। हम पूरी तरह से अकेले रह गए थे।
एक दफ़ा हम जब छुट्टियों के दौरान उस घर में रात रहने आए, मेरी अम्मी ने एक मसाज चेयर ख़रीदी थी और मैं उसी पर सो गया था। मेरा भाई कंप्यूटर पर गेम्स खेलने में मसरूफ़ था, लेकिन रात के बीच दानिश ने मुझे झटका देकर उठाया। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, उसकी आंखें दहशत से फट रही थीं। मैंने घबरा कर पूछा, दानिश क्या हुआ? उसने कभी भारी आवाज़ में कहा, मैंने देखा अहमद, मैंने कुछ देखा। वहाँ बाल थे, हवा में उड़ रहे थे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में बर्फ सी भर गई हो। उस रात मैं उसके साथ काउच पर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, आपको आज की ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे ईमेल है, या आपके स्क्रीन पर जो जीमेल शो हो रहा है वहाँ पर मुझे सेंड करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का वो हिस्सा बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।